नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दुमका पुलिस ने शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मनिया चुआ गांव के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा छुपाए गए 3 राइफल, 70 जिंदा कारतूस, 7 मैगजीन चार्ज और 1 मैगजीन बरामद की है। नक्सलियों द्वारा यह हथियार जंगल में मिट्टी के नीचे दबाकर रखे गए थे। पुलिस को जो हथियार और राइफल मिली है वो जंग लगी हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नक्सलियों के द्वारा कई साल पहले हथियारों को जमीन में गाड़कर रखा गया था। पुलिस लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान चला रही है, जिसके तहत सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को ये हथियार बरामद हुए हैं। एक प्रकार से तो लोगों की जागरूकता भी है, क्योंकि अगर कोई चीज को रखा हुआ है, कहीं पे छुपा करके रखा हुआ है, तो मतलब लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। जिन्होंने बताया होगा, जिनके माध्यम से उनको पता चला है, तो सबसे स्वर्णिम समय माना जा सकता है। हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि नक्सलियों द्वारा कुछ हथियार जो है छुपा के रखा गया है। तो शिकारीपाड़ा में हमने एक टीम भेजा और ऑपरेशन हुआ, जिसमें कि एसएसबी के जवान थे, ऑफिसर्स थे और पुलिस के भी विभाग के ऑफिसर्स थे। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। मंगलवार को बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े जहां जिले के उलीडीह थाना पुलिस के गश्त वाहन पर तलवार से हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं देर रात बेखौफ अपराधियों ने बिरसा नगर थाना क्षेत्र में खूनी खेल खेलते हुए बीजेपी नेता प्रकाश यादव की गला रेत कर हत्या कर दी। प्रकाश यादव पेशे से वकील थे। बताया जा रहा है कि जमीन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी है। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रकाश यादव की हत्या उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर कर दी गई। दोस्तों ने फोन कर उन्हें बुलाया था और बिरसा नगर हरि मंदिर के पास 7 से 8 लोगों ने कुल्हाड़ी और तलवार से हमला कर दिया, जहां उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद सभी अपराधी मौके से भागने में सफल रहे। हत्या के इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी नेता की हत्या पर रघुवर दास ने कहा कि भूमाफिया के संरक्षण में चुनाव जीतने के बाद उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। प्राइमा फेसी जो जांच में बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कोई जमीन विवाद है। इसमें कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसी बात सामने आ रही है, ऐसी बात सामने आई है कि बिरसा नगर जोन नंबर 1B में किसी जमीन को लेकर इन्होंने एसडीओ साहब के यहाँ शिकायत की थी। तुरंत सूचना पाते हुए वरीय पदाधिकारी हम लोग वहां पर जगह पर जाके अनुसंधान शुरू किए और इसमें करीब 3-4 हम लोग संदिग्ध लोगों को, सस्पेक्ट लोगों को डिटेन किए हैं। पूछताछ जारी है। इसके अलावा इसमें काफी सारा बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। एक तो जमीन माफिया के खिलाफ थे, उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। इस चुनाव में इस तरह भूमाफिया अपराधियों का बोलबाला कर एक जनप्रतिनिधि दुष्प्रचार करके चुनाव जीता और उसी के परिणाम स्वरूप आज पूरे जमशेदपुर में आतंक और अराजकता की शासन है, और जिसके कारण ही एक निर्दोष युवा वकील, जिन्होंने समाज के लिए, जनता के हित के लिए आज बलिदान दिए। इसको राजनीतिक रंग देने के लिए जो साजिश हो रही है, उस साजिश का सामना हम लोगों को करना होगा। हम नहीं चाहते कि हम किसी के कपड़े उतारे नंगा करें। अगर कोई अपने आप ही उतारू हो जाएगा कि हम कपड़ा खोल देंगे, उतार देंगे चौक चौराहे पर, तो अपने ही तमाशा बनेगा। इस क्षेत्र से जो 25 साल विधायक थे, 5 साल मुख्यमंत्री थे, उनके सामने अगर कोई एक व्यक्ति कहता है कि अमूल्यो कर्मकार को पहले अर्जुन मुंडा का संरक्षण था, अब सरयू राय का संरक्षण है, इसका खंडन तो नहीं किया इन लोगों ने कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। खबर पलामू से है। हरिहरगंज में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। शराब के अवैध कारोबारियों ने जांच टीम पर हमला बोला है। हमले में एक सब इंस्पेक्टर समेत कई जवान जख्मी हुए हैं। अवैध शराब के खिलाफ चलाया जा रहा था छापेमारी अभियान।
रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के बरवाटांड में पूरब डीह में कचरा फेंकने और जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना में एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है। वहीं दूसरे पक्ष ने बताया है कि महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मारता है सर जमीन पर, घर में नहीं रहने देने खोज रहा है, बल घर में नहीं रहने देंगे, हमको साकट हो रहा है, कमी हो रहा है घर। क्या हुआ था? वही घर के बारे में झगड़ा हुआ है जमीन वाला से, घर से निकाल रहा था, कचरा देखिए सब फेंक देता है। उसके बाद फिर क्या हुआ? मारपीट होने लगा। हम लोग 5-6 सब मार के मिला मरा दिया। तो मामला वही सुने कि नहीं, थोड़ा सा लड़ाई हुआ, मारपीट हुआ, इसी बीच में ये मर गई। तो यहाँ आने के बाद ये पता चला, हम लोग तो घर पे फोन गया कि नहीं यहाँ पे डेथ कर गई। हम लोग चल आए, उसके बाद में यहाँ पे आए तो पता चला कि नहीं मामला इस तरह कि लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसी दरमियान में खराब पकड़ी मारा पीटी का दरमियान में वो अपना दम छोड़ दी। लड़ाई झगड़ा किया और वो महिला जो मृतिका है वह करीब 20-25 वर्षों से हार्ट का इलाज करा रही है और उसी के क्रम में उनकी मृत्यु हुई है और कांड दर्ज कर दिया गया है गोला थाना में। अनुसंधान के बाद अग्रतर कार्रवाई। गुमला के रायडीह प्रखंड के सिलम बरटोली गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या टांगी से वार करके कर दी। मृत महिला वार्ड मेंबर थी। वो अपने पति के साथ अपने मायके आई थी। पति पत्नी के बीच पहले से ही नोकझोंक होते रहती थी। हत्या के वक्त दोनों के अलावा घर पर और कोई नहीं था। घर में अकेला पाकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और गुमला थाना पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया। घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। 7 बजे कर कांड हुई है। 7 बजे मन कांड करके छोड़ा निकल के अभी जितिया उड़ा क्या कर लग क्या कर सुपरमैन के मार लगा ये निकल के चिल लगा टंगिया से। हाँ जे कहते ऊपर मौत है गया पति पत्नी दिए। हाँ दिए और कोनो कहानी नहीं था। और काले लड़ाई झगड़ा कुछ रहे कुछ पता चला ऊपर तो आप देखो उतना नहीं बता पा रहे हम। गुमला में 19 साल की एक युवती का शव उसके प्रेमी के घर से बरामद किया गया है, जिसके बाद प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवती रांची में ITI की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन में घर आई हुई थी। मौत कैसे हुई ये अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस संदेह के आधार पर प्रेमी युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। मामला गुमला शहर के बीचों बीच स्थित पुलिस लाइन के पास महुआ दीपा टोली का है। इन लोग का दोनों में कब से चल रहा था मतलब उसका हम लोग जान नहीं पाए और 3 दिन पहले ही निकल गई घर से। उसके बाद में अब उसका घर में जाके अब कैसे फांसी हुई कि क्या हुई कि मार के सुलाया कि क्या किया हम लोग तो नहीं जान रहे हैं, इसलिए हम लोग तो कार्रवाई करने चाहते हैं। गिरिडीह स्थित भोरंडीहा जमुआ के बीच 33 kV लाइन में खराबी आने के कारण जिले के गांवा, तीसरी, देवरी, जमुआ, धनवार और बिरनी प्रखंड में पिछले 3 दिनों से बिजली गुल है। इससे इन 6 प्रखंडों की लगभग 14 लाख की आबादी अंधेरे में जीने को मजबूर है। वहीं बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि भोरंडीहा के पास अंडरग्राउंड वायरिंग में खराबी आई है, तभी से बिजली गुल है। मरम्मती का कार्य जारी है, जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। कोरोना काल में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल से सबसे बड़ी लापरवाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे लेकर रिम्स प्रबंधन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आज रिम्स के सर्जरी वार्ड से कोरोना पॉजिटिव मरीज के फरार होने के बाद उसकी सुरक्षा पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। रिम्स की सुरक्षा में सेंध, फरार हुआ कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना काल में सबसे बड़े अस्पताल की बड़ी लापरवाही। कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना संक्रमित एक मरीज का इलाज रिम्स के सर्जरी विभाग में चल रहा था। संक्रमित मरीज की सर्जरी होनी थी, लेकिन वो रिम्स के सर्जरी विभाग से फरार हो गया। वहीं संक्रमित के भाग जाने के बाद रिम्स में हड़कंप मच गया है। बरियातू थाने के ASI ब्रिजमोहन कुंवर ने बताया कि संक्रमित के भाग जाने की सूचना मिली है। प्रशासन के द्वारा संक्रमित की तलाश की जा रही है।
एगो अजीत मुंडा नाम का नाम था, वो भाग गया है। उसको हम लोग खोज रहे हैं। सर्जरी 2 में था, हाँ, वहीं से भाग गया है। आगे कैसे प्रशासन क्या करेगी? हम लोग खोज रहे हैं, पता लगा रहे हैं। रिम्स के सर्जरी वार्ड से मरीज के फरार होने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जो मरीज फरार हो गया, अगर उसे जल्द से जल्द पकड़ा नहीं गया तो उन सभी लोगों के संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा जिनके संपर्क में संक्रमित आएगा। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है जो रिम्स प्रशासन अपनी लापरवाही को लेकर सवालों के घेरे में है। 2 दिनों पहले यानी सोमवार को एक पत्रकार के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, तो वहीं रांची के नामकुम सिद्रोल की रहने वाली 9 साल की कोरोना संक्रमित बच्ची को लेकर 108 एम्बुलेंस भटकती रही, जबकि धनबाद जिले के बागमारा के रहने वाले 70 साल के कोरोना वायरस संक्रमित के बाथरूम में गिर जाने से मौत हो गई। इधर रांची के हातमा का रहने वाला 8 वर्षीय पीयूष मिर्धा को शुक्रवार को गोली मार दी गई और 4 दिनों तक वो कोरोना जांच के इंतजार में वार्ड में गोली निकाले जाने का इंतजार करता रहा। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच हर रोज सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। हर स्तर पे कोविड की रोकथाम के लिए, उसके सही मरीजों के सही उपचार के लिए जब इतनी सारी समितियां बनी है, टास्क फोर्स बने हुए हैं, बावजूद उसके अगर इस तरह की घटना घटती है, कोई मरीज बेड से नीचे गिर जाता है, किसी के बदन पे कपड़ा नहीं है, किसी को खाना पीने की समस्या आती है, तो वास्तव में यह एक सोचनीय विषय है। वहीं रिम्स में अव्यवस्था की तस्वीर निकलकर सामने आने के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना के मरीज जमीन में गिरने की शिकायत मिली है। सामान्य मरीजों के साथ इलाज के दौरान एक अटेंडेंट होता है, लेकिन कोरोना के संक्रमितों के साथ कोई अटेंडेंट नहीं होता है। उन्होंने मैन पावर की कमी का हवाला देते हुए कहा कि अन्य विभागों में खाली पड़े लोगों को कोविड वार्ड की ड्यूटी में लगाया जाएगा। आउटसोर्सिंग से भी लोगों को बुलाकर कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के लिए रखा जाएगा। तो मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये तय किया कि जो एग्जिस्टिंग हमारे विभाग थे, ओपीडी, और जो हमारे मरीज थे, जैसे 2000 पेशेंट था, ओपीडी में 1500 लोग आ रहे थे, तो उसकी कमी हुई है। तो वहां जो कमी हुई है उसमें जो मैन पावर हमको सरप्लस हुआ है, वो मैन पावर को हम एग्जामिन करेंगे और कहां से हम कितने लोगों को उठाकर इस कोविड में लगाएंगे। जाहिर है झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उस सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार इस संक्रमण के घर में संक्रमित मरीजों की देखभाल कौन करे। सौरभ शुक्ला, अभिषेक भगत के साथ मनीष सिन्हा, जी मीडिया, रांची। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार सख्त हो गई है। रांची में हेमंत कैबिनेट की बैठक में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 2 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना होगा। इसके लिए बैठक में अध्यादेश लाया गया। कैबिनेट में कुल 39 प्रस्ताव पर मुहर लगी। राज्य के 183 अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त जो वित्त रहित मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के अनुदान के भुगतान की स्वीकृति दी गई। और इसमें जो है, ये जो शर्त नहीं पूरा करते हैं जो मदरसे 183 में से, उनको 31 मार्च 2021 तक वो सभी शर्तों का पूरा करना होगा। संक्रमण पर रोकथाम के अध्यादेश लाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका कानून में प्रावधान है और समय समय पर कभी कभी सख्ती करने की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। देखिए, इसकी कानून में प्रावधान है और समय समय पर कभी कभी सख्ती करने की भी आवश्यकता पड़ती है और इसको लेकर के आज ये निर्णय लिया गया। धनबाद में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जिला प्रशासन लगातार संक्रमण की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। ऐसे में कोरोना के साथ अन्य बीमारियों का इलाज भी हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन धनबाद ने 2 निजी अस्पतालों के साथ समझौता किया था। इसके तहत कोरोना पॉजिटिव मरीज को डायलिसिस भी हो सके, मगर धनबाद के एशियन सुपर स्पेशलिटी जालान अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए डायलिसिस के लिए जालान अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने
कोरोना पॉजिटिव मरीज को घंटों बाहर खड़ा कर वापस लौटा दिया। जिसकी जानकारी धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह को मिली, तब डीसी ने जालान प्रबंधक को नोटिस भेजा। धनबाद डीसी ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की गई है। इसके तहत अस्पताल प्रबंधन से अब जवाब मांगा गया है। लेकिन जब मुझे लोगों की सुरक्षा देखनी होगी, सेफ्टी देखनी होगी, तो आपदा प्रबंधन एक्ट मुझे प्राधिकृत करता है कि कोई भी प्राइवेट संस्था या पदाधिकारी या कोई भी एंटिटी अगर काम करने से मना करती है इस पेंडेमिक में, तो हम उनके विरुद्ध एक्शन ले सकते हैं। उचित करने का निर्देश दिया गया था, उन्होंने समय पर सहयोग नहीं किया। 3-4 घंटे हमारे पेशेंट डायलिसिस के लिए वेट करते रह गए। ऐसी स्थिति कतई मंजूर नहीं होगी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के हित के लिए आज मैंने युगांश मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से बातचीत की है, जहां से मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है। उन्होंने कई दवाओं के बारे में बताया जिसे इस्तेमाल कर जल्द वैक्सीन और दवा तैयार करेंगे। साथ ही बीजेपी विधायक के कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद कहा कि मैं उनका इलाज जरूर करूंगा, एक डॉक्टर होने के नाते, लेकिन उनका हिस्ट्री भी जान लूंगा कि वो कहीं जमाती से तो नहीं मिले। जो रसा में चल रहा है, जो हमें लगता है कि 90% सफल हो गया है। रसा वाला बिल्कुल। मेरी वार्ता हुई है और मैंने झारखंड सरकार से भी मैंने आग्रह किया है कि थोड़ा हमें सपोर्ट करें और बहुत जल्द जो मेडिकल जो वैक्सीन हो और मेडिसिन हो, वो मैं टाई अप करके झारखंड वासियों को मैं देने जा रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि सीपी सिंह जो है, मैंने पहले भी कहा था, लड़ाई होती रहता है और मैं कहना चाहता हूं, मैं जाऊंगा और उनको इलाज भी करूंगा और अच्छी तरह से इलाज करूंगा। दूसरी बात, मैं ये भी लूंगा, उनका हिस्ट्री लूंगा मैं कि कहां गए थे, कि वो जमात में तो नहीं चले गए, जमात से तो कोरोना नहीं लिया है। इन सारी बातों को मैं लाऊंगा और अच्छी तरह से इलाज करूंगा। हमारे गार्जियन है और इनका जल्द और मैं ये भी कामना करूंगा कि जल्द से जल्द, ईश्वर से मनाऊंगा कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। चाईबासा प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने जांच किए बिना विधायक के घर हाउस गार्ड को तैनाती के लिए भेजा था। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के घर पर तैनाती के लिए भेजे गए 5 में से 4 हाउस गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि विधायक सुखराम उरांव और उनके बॉडीगार्ड का कोरोना टेस्ट नेगेटिव है। सुखराम उरांव ने 4 हाउस गार्ड के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अपने साथ अपने पूरे परिवार को होम क्वारंटीन कर लिया है। उरांव ने कहा कि कोरोना संकट काल में भी वो जनता से दूर नहीं होंगे, जनता उनसे फोन से संपर्क कर सकती है। वो जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन मौजूद रहेंगे। उन्होंने माना कि प्रशासन से जल्दबाजी में अनजाने में गलती हुई है। 3 लोग उस समय उपलब्ध था, तो तीनों लिए उन लोग का भी हम लोग सैंपल भेज दिए और मेरे साथ 24 घंटे जो रहने वाला 2 लड़का था, उन लोग का मेरा मिला के टोटल हम 11 आदमी के सैंपल हम लोग भेजे थे। सेम डे ही मेरा रिपोर्ट आया, रिपोर्ट अच्छा था और कल 21 तारीख को 8-8:30 बजे रात को रिपोर्ट आया कि 2 जो है आपका जो आवास गार्ड है उन लोगों का पॉजिटिव निकला है। कोरोना काल में भी धनबाद सदर अस्पताल में अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सा कर्मियों को समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। पिछले 4 महीने से मानदेय नहीं मिलने के विरोध में बुधवार को सदर अस्पताल के कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर बाहर निकल गए। इससे कोरोना जांच प्रभावित हुआ। संदिग्ध मरीजों के स्वैब सैंपल लेने का काम ठप पड़ गया। इनका आरोप है कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। हड़ताल की सूचना पाकर डीसी उमाशंकर सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और कर्मचारियों को समझाकर काम पर लौटने को कहा। टेस्ट कराने का ये दिन था हमारा, स्वाग देने का, तो स्वाग तो दिए नहीं और नहीं तो देखे कि सारे लोग निकल करके जा रहे हैं, पता नहीं इधर जहाँ अपने हेड ऑफिस के हैं, आज ऑफिस के हैं, और फिर वहां से आकर के घुस गए, तो अब ये नहीं कर रहे हैं। कोरोना पर बोकारो जिला प्रशासन ने बड़ी जीत हासिल की है। यहां एक साथ 29 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं और जाते जाते लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और एसओपी का पालन करते हुए जागरूकता की अपील की है। कोविड-19 को 29 ने दी मात। एक साथ 29 लोगों की अस्पताल से छुट्टी। कोरोना पर बोकारो की बड़ी जीत।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड वार्ड से डिस्चार्ज होने की ये तस्वीर दिल को सुकून देने वाली है। बोकारो के उपायुक्त राजेश सिंह समेत तमाम मौजूद अधिकारी और अस्पताल कर्मी जिन लोगों को मेडिकल किट और फूल के साथ ताली बजाकर विदा कर रहे हैं, वो सभी लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना को मात देने वाले लोगों ने संक्रमण से बचाव के लिए सभी को सचेत रहने के साथ साथ आस पड़ोस को जागरूक रखने का भी संदेश दिया। वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे जेल में डाल दिए क्योंकि मैं कभी इतने दिन हॉस्पिटल रही नहीं। झारखंड सरकार का नया लोगो राजकीय फूल, पलाश और हाथी को किया गया है इसमें शामिल। 15 अगस्त को लॉन्च होगा यह झारखंड का नया लोगो। झारखंड के लोगो में पलाश का फूल है, हाथी है, झारखंडी कला संस्कृति की झलक दिखेगी इसमें। चीजें अंकित थी, लगता था कि उसका कोई मायने प्रतीत नहीं होता था और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है लोगों किसी राज्य की पहचान के लिए। समझिए उसका राज्य का नाम हो, नामांकन भी बहुत सही ढंग से नहीं हो पाया और न ही इस पर कभी विचार हुआ था। इसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और 15 तारीख को आपके समक्ष इसको सार्वजनिक किया जाएगा और लागू किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी और न्यायमूर्ति दीपक रोशन को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्थायी जज बनाने की मंजूरी दे दी है। झारखंड हाईकोर्ट में फिलहाल 25 स्वीकृत पदों में 17 न्यायाधीश कार्यरत हैं। कॉलेजियम की बैठक के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस दीपक रोशन को स्थायी जज बनाने संबंधित अनुशंसा भारत सरकार को भेज दी गई है। भारत सरकार स्थायी जज बनाने की अधिसूचना जारी करेगी। जस्टिस दीपक रोशन और जस्टिस संजय द्विवेदी साल 2019 में झारखंड हाईकोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए थे और इन्हें तत्कालीन चीफ जस्टिस के द्वारा पद की शपथ दिलवाई गई थी। माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी एवं माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन, जो कि अस्थायी जज के रूप में वर्ष 2019 से कार्यरत थे, जिसके सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनुशंसा कर दी है उन्हें अस्थायी जज बनाने की। अब भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी, उसके बाद ये अस्थायी जज के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय में कार्य करेंगे। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।